हेलो रोहित। हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और हमारे सभी व्यूअर्स का नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भक्ति भाव से परिपूर्ण होंगे ऐसी आपसे आशा करता हूँ और सभी को एक बार फिर आने वाले दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और नवरात्र पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 सितंबर खत्म हो चुका है। 30 सितंबर यानी फाइनेंशियल ईयर का आधा वर्ष। फर्स्ट क्वार्टर 30 जून को खत्म होता है, 1 अप्रैल से 30 जून। और जैसा आप जानते हैं कि जितनी भी कंपनीज होती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इनको अपने प्रत्येक क्वार्टर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इनका सेल्स कितना है, इसकी प्रोडक्शन कितना हुआ है, उनका ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, खर्चे घटाने के बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, उन्होंने उस 3 महीने के पीरियड में कितना ब्याज दिया है, कोई कोई कौन से नए प्रोजेक्ट्स उनके आए हैं, इन सब के ऊपर फाइनेंशियल रिजल्ट्स उनके जो होते हैं वो पब्लिक में आते हैं, आपके और हमारे रिव्यू के लिए आते हैं। और उसके आधार पर स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स, जो कंपनियां होती हैं, वो सब ये देखते हैं कि इनके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या आए हैं। उस रिजल्ट्स को वो पिछले वर्ष के क्वार्टर से भी कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं कि पिछले साल इस क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स क्या थे, उसके पिछले साल इनके इस क्वार्टर में रिजल्ट्स क्या थे, और वो अपना एनालिसिस करके इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये कंपनी का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस क्या रहा है। और उस परफॉर्मेंस के आधार पर और मार्केट की सोर्सेस से उनको जो जानकारी रहती है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आगे आने वाले 3 महीने में क्या होने वाला है, या इस वर्ष में अंत तक यानी 31 मार्च 2025 तक ये कंपनी किस दिशा में जा रही है, ये सब एक्सपेक्टेशंस चालू हो जाती हैं। और इन एक्सपेक्टेशंस के आधार पर और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो बेट लगाते हैं लोग मार्केट की, वो अपना उनका एक गणित अलग चलता है। F&O में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, उनका भी एक अलग फिलॉसफी चलती है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम तो फंडामेंटल्स की बात करेंगे, हम टेक्निकल्स की बात करेंगे, हम कंपनी के ऑपरेशंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स 3 महीने के क्या कह रहे हैं, उसके पिछले 3 महीने के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, कंपनी के पास क्या आने वाले समय में क्या उसके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, क्या उसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग तो कम नहीं हुई है, और कंपनी का पीई रेशियो क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहां जा रही है, उसके क्या उसके पास ऑर्डर्स हैं आने वाले समय के, एक्सपोर्ट में उसकी क्या स्थिति है, इंपोर्ट में उसकी क्या स्थिति है, क्या कंपनी को टैक्सेशन में क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्या बजट में कोई ऐसे प्रावधान आए हैं भारत सरकार के कि उससे उस कंपनी को फायदा हो रहा है या कुछ एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। इन सब के ऊपर उस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखते हुए कंपनियां डिसाइड करती हैं, बड़े इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं, और उस दिशा में उस कंपनी के स्टॉक की, शेयर्स की प्राइजेस जाती हैं। आज के इस लाइव शो में हम इस विषय पर, जैसा मैंने आपको पिछले लाइव में ये बताया था कि 30 सितंबर आने वाला है, 30 सितंबर आ चुका, 30 सितंबर खत्म हो चुका, प्रत्येक कंपनी के कुछ ही सप्ताह में रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और आप उसका एनालिसिस कैसे करें, क्या चीजें हमें देखना चाहिए, और क्या मतलब है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का, कैसे हम उसको फर्स्ट क्वार्टर से
कंपेयर करें, एनालाइज करें। हम एक छोटे इन्वेस्टर, एक भारत के मिडिल क्लास का एक इन्वेस्टर अगर मैं हूं, तो मुझे उस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स से क्या चीजें देखना चाहिए, उसका क्या मतलब है मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए, जिसका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, जिसका पोर्टफोलियो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का है, और जो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके यहां तक पहुंचा है। उसके लिए ये सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स कितने मायने रखते हैं, कैसे हमको उसमें आगे बढ़ना है। हमने आपसे पिछले सप्ताह ये वायदा किया था कि हम नेक्स्ट लाइव शो में इस विषय को उठाएंगे, जिसका फायदा आप आने वाले 15-20 दिन में, महीने भर में, जैसे जैसे आपके पास होल्डिंग्स है, जैसे जैसे उन कंपनियों के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के, आप कैसे उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स का फायदा आपकी होल्डिंग के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए ले सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका आज के शो में। और मैं समझता हूं कि हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आदत पड़ चुकी होगी शेयर मार्केट। देखिए, हमने कंसोलिडेशन की बात की थी। कंसोलिडेशन केवल किसी कंपनी का नहीं होता है, कंपनी का तो होता ही है, उसके स्टॉक का तो होता ही है। कंसोलिडेशन का जब मैं आपको थोड़ी एक्टिंग करके बताऊंगा, ऐसे 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 लंबे समय तक चलता है, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, रेट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, वहीं 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 घूमता है, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन मिड कैप का भी होता है, कंसोलिडेशन ओवरऑल मिड कैप का, कंसोलिडेशन ओवरऑल लार्ज कैप का भी होता है, कंसोलिडेशन ओवरऑल स्मॉल कैप का भी होता है, माइक्रो कैप का भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है रोहित कि अभी स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है। आपका क्या, सबसे पहले तो आप वहीं से शुरू करें कि वो आपने जो भी स्क्रिप्ट बताई, जो भी आपने सजेशंस दिए, अभी वो कभी रत्नवीर का सर्किट टूटता है, फिर वापस आकर के लोअर सर्किट लगता है, सरस्वती ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अभी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, हम एक एक शेयर की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो ये समय चल रहा है, क्या ये कंसोलिडेशन का टाइम है या कुछ और है? अभी अगर हम मिड कैप का चार्ट खोल के देखेंगे, बिकॉज हम सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं मिड कैप से और स्मॉल कैप से, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। और ज्यादा से ज्यादा लोग ये है कि कम समय में, महीने 2 महीने में 10-20%, 25%, 30%, 40% की आशा करते हैं। राइट। इसीलिए आप भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयर्स देखते हैं जो मिड कैप के हैं। करेक्ट। राइट। तो अगर अभी मैं मंथली चार्ट खोल के देखूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो अच्छा खासा एक रैली दिख रहा है काफी मंथ से। मतलब ये 2024 में पकड़ूं तो ऐसा जे टाइप का बनते हुए मुझे दिख रहा है दोनों में। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है और प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल और हो सकता है। कितना समय तक? ये मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा। यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स भी हैं आगे, और भी बहुत सारी मतलब न्यूज़ आएगी जिससे थोड़ा मार्केट अफेक्ट जरूर होएगा। तो ये प्रॉफिट कमाना जो रहेगा ना इस पीरियड में, बहुत मुश्किल रहेगा। अगले 4 महीने में, इन 4 महीनों में यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। जी जी जी। नेक्स्ट 4 मंथ्स, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हम ये मान करके चलें कि फरवरी और मार्च का समय अच्छा हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। या वो लास्ट क्वार्टर भी थोड़ा सा तकलीफदायक होगा? मार्च थोड़ा तकलीफदायक जरूर रहता है, बिकॉज लॉस हार्वेस्टिंग होती है उस समय, और लॉस हार्वेस्टिंग हम आगे समझेंगे क्या होता है। लोग अपना लॉस बुक करते हैं, प्रॉफिट उनको रहता है ऑलरेडी, इसलिए उस पर टैक्स ना भरना पड़े, इसलिए वो जो लॉस में कंपनीज रहती है वो मार्च में बुक ज्यादा होती है। जी नहीं, मार्च में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो प्रॉफिट हुआ रहता है पूरे साल भर में, उसमें से मान लीजिए आपने 15 स्टॉक्स लिए, 15 स्टॉक्स में से आपको 13 में प्रॉफिट हो गया, आपने बुक भी कर लिया,
लेकिन आपको जो 2 कंपनीज है उनमें लॉस खड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मार्च में उस लॉस को बुक करते हैं ताकि जो प्रॉफिट हुआ है उससे वो सेट ऑफ हो जाए और टैक्स उनको कम देना पड़े। मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में मार्च में क्यों शेयर मार्केट डाउन जा सकता है, क्यों कंपनीज के स्टॉक्स के रेट कम हो सकते हैं, इसके बारे में आप बताना चाह जी रहे हैं। जी जी मान लीजिए रोहित का पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का, ठीक। 1 करोड़ में इसके पास 20 स्टॉक्स हैं। जी 20 स्टॉक्स में 10 स्टॉक्स आपके पास लॉन्ग टर्म है, करेक्ट उसको आप नहीं छेड़ रहे। करेक्ट 50 लाख का आपका पोर्टफोलियो है शॉर्ट टर्म का, जी उसमें आपके पास है 10 शेयर्स। हम्म 10 शेयर्स में बहुत सारे शेयर्स ये बेच चुके हैं, खरीद चुके हैं, बेच चुके हैं, खरीद चुके हैं साल भर में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, राइट और आज है 10 मार्च, ठीक। करेक्ट एक साल में केवल 20 दिन बचे हैं आपके पास, जी 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 और आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट हो ना। जी कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। हाँ। आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट, साल खत्म होने में 20 दिन बचे, आपका 50 लाख का लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट पोर्टफोलियो है, उसको आपने नहीं छेड़ा। करेक्ट बाकी का आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें 10 शेयर आपके पास 10 मार्च को है, 10 मार्च 2025 को। राइट अब जो आप पहले खरीदी बिक्री 1 महीना 15 दिन 2 महीना 3 महीने में कर चुके हो, उसमें आपको 50 लाख में आपके पास प्रॉफिट हो चुका है, जो आपको वो है 5 लाख का, राइट। करेक्ट लेकिन उस 50 लाख के पोर्टफोलियो में 15 लाख का जो आपका पोर्टफोलियो है, वो 15 लाख के शेयर आपने खरीदे थे 18 लाख में, अभी वो बचे कितने के? 15 के। और आप जो पहले प्रॉफिट बुक कर चुके हो 365 माइनस 20 दिन में, वो 3 लाख है। करेक्ट और आपको मालूम है कि जो आपने 18 लाख रुपए में चीजें खरीदी हैं, स्टॉक्स खरीदे हैं, वो भले ही 15 लाख हो गया है, लेकिन वो जाएगा 20-22 लाख रुपए देके जाएगा, और 3-4 लाख का प्रॉफिट उसमें आपको होगा 2-3 महीने 6 महीने में। तो आप क्या करोगे? आप 15 लाख रुपए जो आपकी मार्केट वैल्यू है उसको सेल करके 3 लाख का लॉस बुक कर लोगे। करेक्ट जी, ठीक। से करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरा जो प्रॉफिट है वो 0 हो जाएगा। हाँ, तो अब इनका 3 लाख रुपए तो प्रॉफिट वो पहले से हो चुका है, और 15 लाख क्या करेंगे ये भाई साहब? ये 25 मार्च को बेच देंगे जी, 3 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और 1 अप्रैल को वो वापस से 15 लाख के शेयर खरीद लेंगे, और पता लगा वो 14.5 लाख में मिल गए। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि बाकी लोग, आप ही अकेले होशियार नहीं हो ना, जितने लोग देख रहे हैं ना, हमसे ज्यादा होशियार भी है कई, राइट जो रत्नवीर की अभी तक कर रहे हैं। भैया शांति से बैठो ना 6 महीने, अभी तक मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो। पूछता हूं कि भैया तुमने शेयर कितने लिए, तो वो बोलता मैंने 100 शेयर लिए, 1500 रुपए का लॉस हुआ नहीं। इतनी बातें सुना दी यार तुमने, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया तुमने भाई। तो आप समझ लो कि मार्च महीने में आपकी जो होल्डिंग है वो मार्च महीने भी आपको नुकसान दे सकती है। क्यों? क्योंकि जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 लाख का, 5 करोड़ का, और वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस बुक करके, अगर उनको वापस से वो शेयर खरीदना होगा तो वही शेयर खरीदेंगे, या कोई दूसरा शेयर खरीद लेंगे, और वो अपना पोर्टफोलियो वापस वहीं ले आएंगे 31 मार्च के बाद। करेक्ट। मैंने सही समझाया? बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। आप सही समझे भाई साहब? नहीं समझे होंगे तो आप मैसेज डाल देना, और आखिरी में हाथ जोड़ लेना, ठीक है? राइट जी। तो अब मुझे रोहित जी ये बताइए कि 30 सितंबर खत्म हो गया है जी, पहला क्वार्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा क्वार्टर खत्म हो गया है। क्या स्ट्रेटेजी हमारे व्यूअर्स को रखना चाहिए? सबसे पहले मैं कहूंगा कि अभी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं,
तो वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट होता है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, जो कि अपना 60% शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालता है, 3 महीने 6 महीने में बुक कर लेता है। तो ये टाइम में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। विक्स, इंडिया विक्स बहुत हाई होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं हम इसको। और क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते हैं तो स्टॉक बहुत तेजी से गिरते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक को हम इतना तेजी से बढ़ते हुए नहीं देखते हैं, एकदम एक्सेप्शनल रिजल्ट्स लगते हैं अगर स्टॉक आपको एकदम भगते हुए देखना है तो ये पीरियड जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम समझेंगे मतलब रिजल्ट आने के पहले का पीरियड, रिजल्ट आने के पहले का पीरियड और साथ साथ रिजल्ट आते जाएंगे कंपनीज के हर डेट पे कुछ कुछ कंपनीज के रिजल्ट रहेंगे। मतलब अगला 1 से 1.5 महीना जी ये थोड़ा सा उसको हिंदी में बोलेंगे उपापोह का रहेगा यार, कौन से रिजल्ट आ गए हमारे पास, कौन सी कंपनी है, इसके तो अच्छे चले गए, इसके खराब आ गए, इसके पता नहीं क्या होगा, और ये सेक्टर में तो ये गड़बड़ हो गई, अभी तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गए गवर्नमेंट के, ये सब चीजें चलती है। थोड़ा ट्रिकी रहेगा ये पीरियड, क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक जब भी फॉल होता है तो 10-15% से फॉल। अब देखो ये ट्रिकी रहेगा भाई साहब आपके लिए जी। अब एक व्यक्ति जो आज आपका शो देख रहा है उसके पास मुश्किल से 7 या 8 कंपनियों के शेयर है, ठीक जी। आप तो ये बताओ उसको क्या करना है, उसकी स्ट्रेटेजी, उसको जिसके पास 10 कंपनी के शेयर हैं जी, उसको स्ट्रेटेजी क्या रखना है, सीधी सीधी बात में बताओ। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस रिलेटेड में हम पहले समझेंगे, और आपको पर्टिकुलर उस कंपनी में लॉस चल रहा है बिफोर द रिजल्ट्स, ठीक है। हाँ, तो उस केस में हमको क्या करना है वो हम समझेंगे। रिजल्ट उसका आने वाला है, आपको लॉस है, आप किस्मत आजमाइए, ठीक है। अभी तक के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स देख के कंपनी खरीदी होगी। तो अगर अभी तक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं फिर भी वो स्टॉक गिरा हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आने वाला जो क्वार्टर है उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो, ताकि आपने जो होल्ड किया स्टॉक को रिजल्ट की वजह से अगर वो लॉस में है तो वो लॉस पूरा कवर हो सकता है और आपका प्रॉफिट में कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सरल भाषा में अगर आप आज्ञा दें जी। तो समझाना चाहूंगा। आपने किसी कंपनी का शेयर लिया है और उसके फंडामेंटल्स के बारे में आप श्योर हैं कि ये कंपनी अच्छी है, पिछले रिजल्ट्स इसके अच्छे रहे, फर्स्ट क्वार्टर का अच्छा है, लेकिन मार्केट कंडीशंस की वजह से जो रेट्स आज चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको मान लीजिए कोई आपके पास मान लीजिए आपने 50,000 के शेयर्स लिए और उसमें 3,000 रुपए का लॉस चल रहा है, तो आपको ये रिस्क लेना चाहिए कि इसके रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आ गए, करेक्ट, या तो शेयर ऊपर जाएगा, बिल्कुल, या शेयर नीचे जाएगा या वहीं रहेगा, करेक्ट। इन तीनों स्थितियों में क्या करना चाहिए? इन तीनों स्थिति में उसने रिस्क ले लिए, करेक्ट, रिजल्ट आ चुके हैं जी, अब बताइए। सबसे पहले तो आपको रिजल्ट तुरंत चेक करना है, अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ रहे हैं तो जी, आपको मालूम है उस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, आप देख लेंगे कि मतलब जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है उसका टाइमिंग क्या है। अगर मार्केट आवर्स में आ रहा है तो आपको फास्ट रिजल्ट चेक करने हैं, अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो आपको तुरंत एग्जिट करना है, और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको समझ जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर रैली करने वाला है, ठीक है। और अगर वो शेयर फिर भी नीचे जाता है तो आपको डेफिनेटली आपका एक स्टॉप लॉस रखना है, जो कि पास में ही रहेगा, क्योंकि आप और लॉस नहीं झेल सकते। तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको हट जाना है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, शेयर ऊपर जाते हैं, तो आप रुकेंगे, आप और 2 महीना रुकेंगे, क्योंकि जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके जो इम्पैक्ट दिखते हैं शेयर प्राइस में उसको 1 से 1.5 महीना जरूर लगता है, तो आप होल्ड करेंगे उस केस में स्टॉक को। यहां मैं 2 चीजें बोलूंगा। पहला मेरा प्रश्न ये है, जैसा मैं हमेशा हर लाइव शो में कहता हूं कि मैं हमारे व्यूअर्स का प्रतिनिधि हूं जी, और आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं जी। ये सिचुएशन रख के ही मैं आपसे बात करता हूं, और जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूं तो मैं अपने आप को व्यूअर की जगह पर रख करके सोचता हूं। करेक्ट। लाइव शो में आपने कहा कि आपको रिजल्ट्स चेक करना चाहिए, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है जी
कि उसको रिजल्ट्स कैसे, उसको कुछ नहीं मालूम है, उसने तो खरीद लिए शेयर। अगर आप एकदम या आप ही- तो कोई वेबसाइट बताइए या कोई ऐप बताइए, या कैसे, या गूगल से कैसे चेक करना है। सबसे पहले आप सीधा सीधा, मेरा प्रश्न है, किसी के पास सर्वोटेक है मान लो, जी उस सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, उसको कैसे पता लगेगा कि रिजल्ट कब आ रहे हैं? ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एक लेमैन को नहीं पता रहता कि तुरंत रिजल्ट उसको कहाँ से दिखेंगे। तो इसमें बस आपको इतना ही करना है कि गूगल में जाना है, एनएससी बीएससी जो भी है उसकी साइट पे जाके आप कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी के नाम में जब जैसे ही लिखेंगे आप एंटर करेंगे, आपको अनाउंसमेंट्स में जाना है। अनाउंसमेंट्स में आपको दिख जाएगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हुए हैं, और आपको जाके बस चेक करना है ऑडिट रिपोर्ट। गूगल में जाकर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टाइप करना है, Correct, बीएससी correct. या एनएससी, NSE. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जी उसमें चले गए। करेक्ट फिर अपने पास जो कंपनी है सर्वोटेक है, तो उसको टाइप किया, करेक्ट वो सर्वोटेक वहां डाला, तो वो कंपनी के अनाउंसमेंट आ जाएंगे। करेक्ट फिर उसमें आ गया, वो सर्वोटेक आ गई, सर्वोटेक का अनाउंसमेंट क्लिक किया, किया अनाउंसमेंट आ जाएगा। बिल्कुल। अब ये देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है। आज 6 तारीख है, आप आज से कल से आपके पास जो शेयर्स हैं, देखो, जान जहान की दूसरे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। आपके पास जो शेयर है ना, आप उसकी लिस्ट बना लो। राइट लिस्ट बना ले, जी आपने लिस्ट बना ली, और फिर जब भी थोड़ा बहुत समय मिले आप देखते जाओ। करेक्ट गूगल में जाइए, कोई ऐप नहीं लेना है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। गूगल में जाओ, बीएससी टाइप करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों की साइट पे जाइए। आपके पास कभी एक कंपनी देख ली, फिर कभी दूसरी कंपनी देख ली, वो कंपनी का नाम टाइप किया, वो कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी। उसमें अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाइए, अनाउंसमेंट में कुछ नहीं दिखता तो 3 दिन बाद फिर चेक करो, फिर 3 दिन बाद चेक करो। ये मामला पूरा अक्टूबर महीने तक चलेगा, राइट। और आपको उसमें पता लग जाएगा कि फलानी तारीख को अनाउंस हो रहे हैं। अनाउंसमेंट पहले कंपनी करती है कि हम कब रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है, ये डेट इनको बता दी, तो पता ये चल डेट गई। इनको पता लग जाएगी। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न, जी आप सीए हो, हम्म, लेकिन उस कंपनी में आपका एक दोस्त काम करता है, वो भी सीए है, जी रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ मान लीजिए कि 20 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहे हैं, करेक्ट 18 अक्टूबर को आपके उस दोस्त ने आपको फोन कर दिया, और फोन करके बोल दिया, रोहित कितने हैं? 500 निकाल दे। ठीक, कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी को बस जाएगी। राइट 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 या उसने अपने भाई को बताया, उसके भाई ने दोस्त को बताया, दोस्त तुम्हारा दोस्त है। ये एग्जाम्पल है भाई, ऐसा, हाँ ऐसा समझो। ये दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अब इन सब चीजों में तो हमको पढ़ना ही नहीं। हाँ, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टॉक का वेरिएशन रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले जी उस पर तो फर्क पड़ेगा। राइट इनसाइडर ट्रेडर्स जो है, उसका जो सेंटिमेंट्स, उस पर्टिकुलर शेयर के प्राइजेस पर जो फर्क पड़ता है, ये व्यक्ति जिसके पास वो सर्वोटेक है 500 शेयर, उसको कहीं सचेत होने की जरूरत है। जी देखिए, क्या होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग जब होती है तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है। अगर आपको उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता रहा है केवल, तो आपसे 100 लोगों को और पता लगेगा, 200 लोगों को और पता लगेगा, लेकिन इतने लोगों को नहीं पता लगेगा। शेयर मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा जी उसका, जी 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 मतलब उसके, ठीक है, करेक्ट। अच्छा चलिए उसको भी छोड़िए, उसी से संबंधित अपन उसी एग्जाम्पल पे जाएं। जैसा आपने बताया कि अगर उसके प्राइजेस रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले अच्छे बढ़ गए 10-20%, और उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, तो अच्छे रिजल्ट आने के बाद उसकी प्राइस मूवमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही काफी बढ़ चुके थे। उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? अब इसमें पहली कंडीशन तो ये आती है कि अगर आपको स्टॉक में ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 3 महीने में 25, 30, 50% अगर प्रॉफिट हो चुका है, तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी कि रिजल्ट बहुत अच्छे आना चाहिए उस कंपनी के।
और कहीं भी एक भी नेगेटिव पॉइंट आया तो वो शेयर गिर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है कि आपको उस केस में एक दिन पहले या अगर मार्केट के बाद रिजल्ट आने वाले हैं तो उसी दिन आप प्रॉफिट बुक कीजिए। उसमें क्या होता है, आपको एक मूव जरूर दिखता है। अगर रिजल्ट 20 तारीख को आने वाले हैं तो 18-19 तारीख को आपको एक मूव जरूर दिखेगा उस स्टॉक में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो रिजल्ट पे बेट लेते हैं कि उनको लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं तो 18-19 तारीख को खरीद लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपने को। आपको ये सब इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा और आपने सोचा कि मुझे 25% प्रॉफिट होना चाहिए और वो हो गया तो वहां से बाहर आ जाइए। वहां से बाहर आ जाइए, रिजल्ट के लिए वेट मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगे। हाँ, दो चीजें जो रोहित ने बताई है, बाद में भले 50% प्रॉफिट हो जाए तो वो रिग्रेट मत कीजिए। वो रिग्रेट भी मत कीजिए, ठीक है। वो रिग्रेट होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का। कोई भी शेयर से इतना मोह नहीं पालना ही नहीं है। हाँ, एक तो ये चीज हो गई। और साइकोलॉजी अपनी बहुत क्लियर करके चलना है कि मेरा इस स्टॉक में मेरा प्रॉफिट का टारगेट था 25%। मैंने 1 लाख रुपए लगाया, 1,25,000 में मेरे शेयर सेल हो गए, मुझे बाहर आ जाना है। करेक्ट। और वो 25% से आपकी कैपिटल बढ़ गई। जो कैपिटल आपकी 1 लाख थी वो 1,25,000 हो गई। राइट। इसमें आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो ये तो हो गई प्रॉफिट जो है शॉर्ट टर्म का। अब इसमें लॉस शॉर्ट टर्म का जी, इसके संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे? लॉस का सिंपल है, मैंने आपको जैसे ही बताया। एक तो आपने बता दिया। आप में से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास काफी प्रॉफिट हो चुका है, वो रोहित ने एक लास्ट क्वार्टर की स्ट्रेटेजी अभी ही आपको बता दी कि अगर आप देख लीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स काफी हो रहा है और आप कुछ शेयर्स की वजह से आप लॉस बुक कर सकते हैं तो लॉस बुक कर लीजिए, जिससे कि आपको टैक्स कम लगेगा। तो 20% जो टैक्स का है, टैक्स का शील्ड है, वो भी हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे फिर मार्च में एक बार जरूर बात करेंगे। हमारे कैमरामैन राहुल, ये लिख लीजिए आपके पास वो डायरी में कि मार्च महीने में हम जो शो करेंगे तो लॉस बुकिंग के ऊपर ये पॉइंट आप जरूर लिख के रखिएगा। एनीवे, तो आप जो बता रहे थे शॉर्ट टर्म लॉस बुकिंग, शॉर्ट टर्म लॉस के संबंध में सेकंड क्वार्टर की स्ट्रेटेजी क्या रखना है? अगर आपको उसमें लॉस है पर्टिकुलर शेयर में और आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए। अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो शेयर बढ़ेगा और आपको रिकवरी का चांस मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट एक बहुत प्रोमिनेंट डे होता है जहां पे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि भले ही मार्केट वोलेटाइल है, भले ही लास्ट क्वार्टर में लॉस बुकिंग लोग करते हैं, उसके बावजूद भी अगर सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स, आपके पास जो शेयर्स हैं, आपके पास जिन कंपनी का स्टॉक है, अगर उसका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो आप होल्ड कीजिए। हो सकता है मार्केट में अप ट्रेंड आ जाए और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। अब ये हमने इतनी सारी बात तो कर ली कि रिजल्ट अच्छा आता है या बुरा आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेमैन हैं जिनको रिजल्ट एनालाइज करते नहीं आता। तो आई वुड लाइक टू जस्ट टेल देम कि रिजल्ट बस सिंपल वे में कैसे देखना है। हाँ, अच्छा, आप ठीक है, आपने मेरे को क्लू दे दिया कि प्रश्न क्या करना। ओके। राहुल, तुम्हारे पास कौन से शेयर है? हाँ, राहुल के पास भी 100 सर्वोटेक शेयर है। यस। ठीक है। आपको कुछ नहीं मालूम, आपको बैलेंस शीट देखते नहीं आती, आप इसके कोई एक्सपर्ट नहीं हैं और आपका पोर्टफोलियो है 50,000 का। राइट। 50,000 में 3 शेयर है उसके पास, 15,000 के, 15,000 और 20,000 ऐसा करके किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और नया व्यक्ति है, आपका हमारा शो देखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस जगा और उसने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया। ओके। मेरे ऑफिस में मैं आपको बताऊं कि कल मेरी चर्चा चल रही थी। एक संजय माकोड़े जी मेरे सहयोगी हैं, एक जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी से वो काम करते हैं। मेरे एसोसिएट हैं संजय माकोड़े। तो कल बैठ के हम ऐसी चर्चा कर रहे थे तो संजय माकोड़े ने मुझे एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई। मैंने कहा, तुम कैसे करते हो ट्रेडिंग? बोले, सर देखिए, मेरी 10,000 रुपए की SIP चलती है। करेक्ट। म्यूचुअल फंड में
मैंने कहा अच्छा। और मैं स्टॉक से साल के 1,20,000 कमाने का मेरा टारगेट रहता है। और मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि इस शेयर में मेरे को 3 गुना पैसा हो जाए, 4 गुना पैसा हो जाए, डबल हो जाए। ओके। मेरा टारगेट रहता है कि इस महीने में मुझे 10,000 की एसआईपी करना है, तो मुझे 10,000 12,000 का प्रॉफिट मिल जाए। राइट। अगर मान लीजिए मुझे 12,000 का प्रॉफिट हो गया तो भी मेरी एसआईपी 10,000 की जाती है। करेक्ट। तो अगले महीने में भले 8,000 का प्रॉफिट हो तो मेरी 10,000 की एसआईपी चली जाती है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, मेरा ये एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर करने के पीछे ये मेरी मंशा है कि आपका पोर्टफोलियो आपको मालूम है, आपने शेयर कितने में खरीदा वो आपको मालूम है, आपको आज कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको मालूम है, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। आप सेल कर दीजिए। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको हम इतना सेल्फ सफिशिएंट कर दें थिंकिंग के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में, कि आप अपने छोटे से पोर्टफोलियो को अपने खुद के विवेक से आप डिसीजन ले लें। अगर मान लीजिए आपका देखिए, मान लीजिए आपका 50,000 का पोर्टफोलियो है और महीने भर में अगर आपने 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया तो कितना प्रॉफिट हो गया? 6% प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ 2% का ही अपना टारगेट रखिए और 24% का ही टारगेट रखिए साल भर में। आप देखिए ना, तो अगर 50,000 का पोर्टफोलियो है और अगर आपको उसमें 6% का प्रॉफिट हो रहा है तो साल का हो गया 72%। और ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और इस तरीके से। और जिनका, मैं यहां एक बार फिर बोलना चाहूंगा रोहित, कि जिन लोगों का छोटा पोर्टफोलियो है, सीखने के हिसाब से, मार्केट को समझने के हिसाब से, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से आप शेयर मार्केट में रहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप मत रहिए, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस म्यूचुअल फंड पे होना चाहिए। और हम बहुत जल्दी दीपावली के बाद म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत अच्छा सेशन आपके सामने लेकर के आएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए, वहां बैलेंस कैसे बनाना है, जैसे आपको स्टॉक मार्केट में बैलेंस रोहित ने बताया। हाँ, तो हम फिर से आखिरी में एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल रिवाइज द थिंग्स ऑफ एजुकेशन, like balance in portfolio, one of the basic education। ये हम आखिरी में एक बार फिर बताएंगे। तो ये आपने बताया अभी कि लॉस की स्ट्रेटेजी, करेक्ट, राइट जी। तो लॉस की ऐसी स्ट्रेटेजी आपको रखना है। करेक्ट। और आप रिजल्ट्स की सीजन की स्ट्रेटेजी और कुछ बताना चाहेंगे? अब मैंने शॉर्ट टर्म की तो बात कर ली आपसे, अब लॉन्ग टर्म में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई स्टॉक लिया है और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, आप रिजल्ट का वेट करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स होते हैं वो उनके रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावना होती है और मोमेंटम स्टॉक्स नहीं होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आप उसमें रिजल्ट का वेट करेंगे और रिजल्ट आने के बाद अपना जो डिसीजन है वो उसके बाद लेंगे। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप उसको होल्ड रहने देंगे, और हमने जैसे बताया आपको 100% प्रॉफिट हो रहा है तो आप 5% बुक कर लीजिए, वो भी एक स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखेंगे अपनी। और अगर रिजल्ट गंदे आते हैं उसमें भी आप उस चीज को देखेंगे कि मार्जिन श्रिंक तो नहीं हो रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन श्रिंक तो नहीं हो रहे हैं, और नेट प्रॉफिट बहुत ड्रास्टिकली कम तो नहीं हो गया है, सेल्स बहुत ड्रास्टिकली कम तो नहीं हो गई है, या कोई इनकम टैक्स का केस, बड़ा केस तो नहीं आ गया है, या कोई नेगेटिव ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन तो नहीं आ गया है, ये चेक करेंगे। अगर ये सब चीज़ें आती है तभी आप उसको एग्जिट करेंगे, अदरवाइज उसको आप होल्ड रहने देंगे। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब जिसमें आपको लॉस है उसको आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और आपको मालूम है कि ये शेयर अच्छा करने वाला है, तो इसमें आ जाती है एक एवरेजिंग की बात कि अगर पर्टिकुलर शेयर में आपको लॉस चल रहा है, उसके रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं और एक शेयर छोटी सी रैली देता है, तो और आपको लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ में, तो आप वहाँ पे एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं, डिप पे बाय करने का सोच सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अगर लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं तो वहां हमको
जो इसका सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, राइट राइट? राइट। एक बार सपोर्ट लेवल क्या होता है वो बता दीजिए। सपोर्ट लेवल वो होता है जिसके नीचे स्टॉक का प्राइस बहुत मुश्किल से जाता है और वहीं पे बायर्स एंटर हो जाते हैं और फिर वापस सपोर्ट लेवल से शेयर ऊपर चले जाता है। सपोर्ट लेवल वो होता है जहां पर कि सेलर्स कम रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, है? मतलब वो प्राइस जहां से शेयर नीचे नहीं जा रहा है वहीं से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला जा रहा है। हमने हमारे पिछले शो में एक चीज आपने बताई थी और मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि अगर बायर्स बढ़ रहे हैं तो शेयर ऊपर बढ़ेगा, करेक्ट, और सेलर्स बढ़ रहे हैं तो शेयर नीचे आएगा। राइट। तो सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहां से बायर बढ़ना शुरू होता है, शुरू हो जाता है, right. और वो लेवल है, उसको दूसरे तरीके से सोचे कि सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहां से नीचे शेयर नहीं जाता, और वहां तक अगर पहुंचा तो खरीदी लोग करना चालू कर देते हैं। करेक्ट। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये सिखाना चाहते हैं कि सपोर्ट लेवल को पहचानिए और बाय कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सपोर्ट लेवल को पहचानिए, और ये आगे लाइव में हम आपको बताएंगे भी कि आपको सपोर्ट लेवल को पहचानना कैसे है और उसका बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है वो पूरा आपको लगाना बताएंगे। वहाँ से बाइंग आती है, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, और बहुत ब्यूटीफुली बाइंग आती है उस तरीके से चार्ट के थ्रू आपको। क्या आप जो आने वाले समय में जी आपके जो ट्रेनिंग कोर्सेज उस कंपनी के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, क्या उसमें कोर्सेज में ये चीज सिखाई जाएंगी कि सपोर्ट लेवल क्या होता है, उसको पहचाने कैसे? जी, उसके बिना तो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ही नहीं। पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। हम उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे उस मामलों को। बहुत सारे लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा देते हैं, फिबोनाची लगा देते हैं, बोलिंजर बैंड लगा देते हैं, वॉल्यूम लगा देते हैं। अरे भाई, मेरे को डर लगने, आप ये ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं तो मैं घबराहट होने लगती, पानी की जरूरत पड़ती तो है। इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो हमारे लिए सिंपल हो, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में, तो जो हम रेगुलर डेली में उसको इस्तेमाल कर सके। फालतू में हम 10 चीजें लगा देंगे, वो काम नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहली बात ये हो गई कि आपका जो पोर्टफोलियो है किसी का, उसमें उसको लॉन्ग टर्म के शेयर्स कौन से हैं वो उसको अलग करना पड़ेगा। जी हाँ, उसका एक अलग डीमैट जैसे होना चाहिए। 10, अच्छा डीमैट अलग होगा, वो तो अब देखिए वो जब उसका पोर्टफोलियो बड़ा होगा, जिनका 1 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो उनके लिए ये बात हो गई। लेकिन अभी हमारे मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स हैं, इसमें कई लोग तो ऐसे होंगे केवल शो देख करके हाँ 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 बहुत बढ़िया शो है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, मैसेज वैसेज कर दिया, लेकिन शेयर खरीदे नहीं। करेक्ट। तो ऐसे भी कोई लोग होंगे। तो अभी हमारा उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के पास जितने भी शेयर्स हैं, जो भी पोर्टफोलियो है, चाहे वो 50,000, इसमें यहाँ एक बात फिर मैं रिपीट करूंगा रोहित की, कि अगर आपका 5 लाख से कम का पोर्टफोलियो है तो आपके पास सभी शेयर्स लॉन्ग टर्म के होना चाहिए। और जैसा कि रोहित ने बताया कि अगर आपका मान लीजिए 5 लाख का और खेलना है आपको शेयर्स के साथ में, तो 25-50 हजार 1 लाख रुपए लेकर के अलग से खेलिए, लॉस सहने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। लेकिन 5 लाख तक का पोर्टफोलियो आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ये हम हर शो में बताते हैं, आज भी बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के कुछ शेयर है, मान लीजिए आपके पास 10 कंपनीज के स्टॉक है और उसमें केवल 4 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के हैं, तो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट्स को आप एनालाइज कीजिए, और बहुत ही कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से वो कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है, तो आप ये देखिए कि उसका सपोर्ट लेवल क्या है, वो कहां तक जाता है नीचे, वहां खरीद लीजिए, और अपने कंपनी के उस कंपनी के आपके पास कितने शेयर्स है उसका एवरेज थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, कि एवरेज आपका और कम आ जाएगा, फिर और कम आ जाएगा। तो एवरेजिंग करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिजल्ट के बाद। राइट। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहेंगे? इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी वो स्टॉक डाउन चला जाता है। हमें लगता है कि रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, मतलब प्रॉफिट कम हो गए हैं, फिर भी वो मतलब
स्टॉक ऊपर चला जाता है। बहुत बार ऐसा हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिजल्ट क्या आया है और स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कहाँ जा रहा है, ये समझ में नहीं आता है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएगा, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी रहती है रिजल्ट्स में। अगर आप ऊपर ऊपर से देखते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी पॉजिटिव में हैं, और ऊपर ऊपर से आपने देखा वो भी पॉजिटिव में है, तो वेल एंड गुड। लेकिन आपने ऊपर ऊपर से जो देखा है वो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आपने जो माइन्यूट डिटेल्स है, जो नीचे के नोट्स हैं, जो रेशोज बन के आ रहे हैं, वो चेक नहीं किए हैं अगर, और वो नेगेटिव है, तो आपको वो शेयर नीचे जाते हुए दिखेगा। तो अभी ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी कि स्टॉक में जब रिजल्ट आता है तो आपको माइन्यूट डिटेल्स कौन कौन सी देखनी है। एनीवे, ये आज के इस शो का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि मार्जिन तो श्रिंक नहीं हो रहे। मैंने पिछले लाइव शो में आपको बताया था मार्जिन श्रिंक होने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि 100 रुपए की चीज पे 115 रुपए में उसको सेल किया है, तो 15% का आपका ग्रॉस मार्जिन है। सीएमपी, जिसको सीएमपी नहीं, क्या बोलते हैं आप, ऑपरेटिंग मार्जिन, ओपीएम और ओपीएम। ऑपरेटिंग मार्जिन पता लगा 15% से सीधा 9% या 8% पे आ गया, तो ये चिंता की विषय है, चिंता का विषय है कि इतना श्रिंक कैसे हो गया मार्जिन। टर्नओवर पिछले क्वार्टर में था 300 करोड़ का, इस क्वार्टर में आ गया वो 150 करोड़ का या 120 करोड़ का, तो 50% से ज्यादा टर्नओवर क्यों कम हो गया, क्या प्रॉब्लम है कंपनी में, ये जानना जरूरी है। तो ये दो चीजें, मार्जिन और टर्नओवर, ये दो मोटा मोटे तौर पर आपको ये दो चीजें जरूर देखना है कि सेकंड क्वार्टर में टर्नओवर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, कम हुआ है तो कितने प्रतिशत से कम हुआ है और इसके कारण क्या है। अगर सेकंड क्वार्टर में मार्जिन बढ़ा नहीं है तो कम तो नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर कम हुआ है प्रतिशत, तो बहुत कम तो नहीं हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में आपका ऑपरेटिंग मार्जिन था 15%, लेकिन सेकंड क्वार्टर में 14.78 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 10.78 है तो चिंता का विषय है। ये चीज है। ये इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आप सर्च करके देख सकते हैं। लास्ट ईयर Q2 के रिजल्ट आए थे ड्रीम फोक्स के, जितना मुझे अभी तक ध्यान है। ड्रीम फोक्स कंपनी है जो एयरपोर्ट पे लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करती है कार्ड्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू। बहुत ही फेमस कंपनी है और एक मोनोपोली कंपनी है आई गेस। तो इसके जो मार्जिन्स हैं वो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट में श्रिंक हुए थे, और ये डायरेक्ट 950 से लुढ़क कर 500 पे आ गया था, वहीं की वहीं। आज क्या स्थिति है? आज भी वहीं है। आपने इसको एनालाइज किया था? जी हाँ। क्या कारण था? इसका कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही था कि इसके मार्जिन श्रिंक हो गए थे, और जो ओपीएम था वो कम हो गया था, मतलब ड्रास्टिकली गिरा था, और इसकी वजह से शेयर एक दिन में 950 से तुरंत नीचे आके लोअर सर्किट मारा, और एक साल से लगभग वहीं की वहीं घूम रहा है। रत्नवीर में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रत्नवीर के तो रिजल्ट्स अच्छे आए थे Q1 दोस्तों, मैं आपको एक चीज मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं, जिन लोगों ने रत्नवीर खरीदा है, आप विश्वास रखिए, उसमें जो एनालिसिस किया है रोहित ने, फंडामेंटल और टेक्निकल्स का, वो बहुत स्ट्रांग है। और मैं आप लोगों के बिहाफ में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि जैसे ही रत्नवीर के रिजल्ट्स आए सेकंड क्वार्टर के, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, लास्ट ईयर के दोनों क्वार्टर्स, लास्ट ईयर के रिजल्ट्स, और आगे आने वाले समय में उसकी क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसके ऊपर हम लाइव सेशन में भी कवर करेंगे, एक वीडियो भी बनाएंगे और कुछ रील्स भी बनाएंगे। करेक्ट। सो दैट आप थोड़ा सा धैर्य रखिए रत्नवीर के मामले में। और सरस्वती के बारे में भी लोग अभी बहुत चिंता कर रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपने बता दिया कि रिजल्ट के अपेक्षाकृत जो मूवमेंट नहीं आता स्टॉक में, इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे कि रिजल्ट्स आ गए लेकिन मूवमेंट नहीं आ रहा, तो यही जो बारीक डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स हैं, आपको पूरी रीड करनी मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ एग्जांपल्स आप दें, सिंपल से। टेक्निकल बातें भली उसमें रहें, पर उसको अगर मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं उनको सरलीकृत भाषा में बता दूंगा। कुछ एक आध एग्जांपल अगर आपके ध्यान में आ रहा होगा
फॉर एग्जांपल इसी की बात करें, जी, कौन सा ये लॉन्च वाली कंपनी, कौन सी कंपनी थी? ड्रीम फोक्स। ड्रीम फोक्स। ड्रीम फोक्स, आपने एनालाइज किया और वो नीचे आ गया, करेक्ट। जबकि कंपनी अच्छी थी, मोनोपोली वाली कंपनी थी। तो इसमें कारण क्या थे, कुछ आपने देखा जी जी इसका? जी जी, सबसे पहले बात जो मैंने बोली कि आपको बहुत चौकन्ना रहना है और आपको रिजल्ट्स तुरंत देखने हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मतलब इसको 505 पे मैंने खरीदा था लास्ट ईयर, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 950 तक के चले गया था ये शेयर। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, देखो, आपको जिन शेयर्स में नुकसान हुआ होगा ना, हम्म, आज आप उसके बारे में जरूर बता दो, तो उन लोगों को ठंडक मिलेगी जिन्होंने आपके रिकमेंडेशन पे कुछ खरीदा हो और नुकसान में है। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें आपको नुकसान हुआ? इसमें मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं चौकन्ना था, मैंने रिजल्ट जल्दी देख लिए, और जैसे ही मैंने रिजल्ट देखे वो शेयर नीचे गिरने लगा। 950 से 850 जैसे ही आया मैंने एग्जिट किया, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस क्या आपने कुछ स्टॉप लॉस लगाया था? जी, स्टॉप लॉस मैंने 850 का लगाया था। और यहाँ मैंने बड़ी गलती ये करी कि मुझे 80% का प्रॉफिट उस शेयर में हो रहा था, और फिर भी मैं रिजल्ट के लिए रुका रहा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता और दो। मैंने जैसे ही आपको मतलब बोला, अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। मत कीजिए। यहाँ आप साइकोलॉजी के ट्रैप में फंस जी गए। हाँ, जी हाँ। मैंने ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था। 80% प्रॉफिट भी हो रहा था। 80% से ज्यादा प्रॉफिट मुझे हो रहा था, 90% के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। और फिर भी मैंने बोला नहीं, मुझे रिजल्ट आने के बाद आपने बेच दिए, रिजल्ट आने के बाद मैंने बेच तो दिया। प्रॉफिट 80% से कितना कम हो गया? मतलब मैं लगभग 65% पे आ गया था। तो 15% का आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। जी जी, केवल आपने डिसीजन नहीं लिया Correct. रिजल्ट आने के पहले। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें ये चीज सीखने की जरूरत है कि अगर आप चौकन्ने हैं, रिजल्ट की डेट आप देखते हैं, आपको बताया कि बीएसई और एनएसई की साइट पे आप जाइए, वहां कंपनी का नाम टाइप कीजिए, आप अनाउंसमेंट में जाइए, देखिए उसके रिजल्ट कब आ रहे हैं, उसके पहले से आप अपने उनके रिजल्ट्स, आपका प्राइस मूवमेंट कैसा हो रहा है। अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। अगर नहीं आते हैं तो आपको रिजल्ट आने के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट अप भी मिल सकता है, डाउन भी मिल सकता है। प्रॉफिट अगर आप बुक करते हैं तो बाहर आ जाइए। एक प्रश्न जी, अब आप बोलेंगे आप ये लाइव करते हैं और अब मैं बताता हूं उसी में से प्रश्न निकाल लेते हैं। अब मैं कहां से निकालूंगा, मुझे ज्यादा ज्ञान तो है नहीं स्टॉक मार्केट का। आपने बताया स्टॉप लॉस। राइट। जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं, स्टॉप लॉस होता क्या है, इसको लगाते कैसे हैं? जी, वो लोग अगर मान लीजिए किसी ऐप से खरीद रहे हैं या किसी ब्रोकर से खरीद रहे हैं, तो स्टॉप लॉस क्या जिस दिन स्टॉप लॉस लगाते हैं उसी दिन के लिए लगता है, या वो एक पीरियड के लिए लग जाता है? वो स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा उसकी स्टॉप लॉस के बारे में बता दीजिए। जी। तो स्टॉप लॉस में बस एक सिंपल सा ऑर्डर लगाना है आपको, GTT ऑर्डर। जब भी रिजल्ट आने वाले हो और आपको प्रॉफिट हो रहा हो पर्टिकुलर शेयर में, फिर भी आप रुकना चाह रहे हो रिजल्ट के लिए, तो आप एक GTT ऑर्डर से एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आप यूट्यूब कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा GTT ऑर्डर कैसे लगता है। और अगर वो शेयर गिरता है तो आपके स्टॉप लॉस पे हट जाएगा। क्या हम एक काम कर सकते हैं रोहित की, आज जो लोग हमारे व्यूअर्स शो देख रहे हैं और हम उनसे ये कहें कि आपके पास जो जो शेयर्स हैं वो आप कमेंट्स में लिखिए, क्या उनका स्टॉप लॉस हम बता सकते हैं उनको? जी जी, तो हाँ, आने दो ना, जितने बता सकते हैं उतने बताएंगे। हमारे राहुल जी बोल रहे हैं बहुत कमेंट, क्योंकि कमेंट्स ये लोग जो आपको नंबर हमने दिया है 9113660555, ये नंबर आपको दिया है, तो वो ये जो हमारे कैमरामैन है राहुल जी अभी मुस्कुरा रहे हैं, और हमारे वो बैठे हैं हमारे पीयूष जी, पीयूष दुबे, है ना, ये दो लोग जो हैं आपके मैसेजेस को देखते हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक, मेरा और रोहित का, इसमें आप ये मैसेज डाल सकते हैं कि प्लीज स्टॉप लॉस दिस 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 दिस। जो अच्छी कंपनी है उसके मत लिखो, जिनके बारे में आपको नहीं मालूम है आप वो कंपनियों के शेयर डालिए। तो हो सकेगा तो हम आने वाले समय में नेक्स्ट वीक में
आपको बताएंगे कि 20-30 कंपनी, 40 कंपनी, जितनी कंपनियों के एनालिसिस रोहित कर पाएंगे उनके बारे में आपको बताएंगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। ये हम बता देंगे। करेक्ट। जो भी आपको जैसा समय मिले उस हिसाब से। बिल्कुल। तो स्टॉप लॉस आप बता दीजिए। और स्टॉप लॉस जो हम डालते हैं वो कितने दिन के लिए रहता है? वो इंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि आप कैंसिल नहीं करते हैं उसको। अच्छा, स्टॉप लॉस एक बार डाल दिया, जीटीडी ऑर्डर ही मतलब उसका अच्छा यही रहेगा। तो फिर वो मान लो हम 6 महीने बाद भी अगर वो शेयर बेचते हैं, जी जी जी, क्या इसमें कभी स्टॉप लॉस को भी चेंज करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो किन कंडीशंस में? जी अगर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से सपोर्ट बदलता है कोई भी पर्टिकुलर अच्छा। शेयर का, तो हम स्टॉप लॉस चेंज भी करेंगे। अगर सपोर्ट लेवल ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा, राइट राइट। और सपोर्ट अगर नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस भी नीचे आ जाएगा। राइट, ये मैं सही समझाऊं? करेक्ट। मैं आपका एक अच्छा स्टूडेंट रहूंगा जी, जी। और आप जो कोर्स शुरू करेंगे मुझे थोड़ा कंसेशन दे देना फीस में, राइट? क्योंकि मैं हमारे व्यूअर्स का नेता हूँ, बराबर है, करेक्ट है, यूनियन लीडर हूँ, करेक्ट राइट? तो थोड़ा सा कंसेशन दे देना, राइट? अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी स्टॉप लॉस की, राइट? जी। अब हम और आगे चलें। मेरे नोट्स निकालूं मैं। प्रॉफिट बुकिंग में कंफ्यूजन होता है कई बार। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था रोहित कि एक कोई RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा। क्या इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? इसका प्रॉफिट बुकिंग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसका कुछ मतलब है क्या? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्मॉल स्मॉल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में कि प्रॉफिट को बुक कहाँ करना है। लोग बोलते हैं कि सर 20% का मूव दे दिया, 25% का मूव दे दिया, हम बुक करते हैं और वहां से और 50% का मूव दे देता है। तो प्रॉफिट बुक कहाँ करना है हमें? तो इसके लिए एक टेक्निकल इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, सिंपल रखेंगे इसको, RSI करके होता है। अभी मैं अपना फोन खोलूंगा और आपको 2-3 एग्जांपल के तरीके से भी समझाऊंगा। आप अपना मोबाइल खोलिए, आपका जो भी डीमैट अकाउंट है वो खोलिए। मेरा जीरोधा है तो मैंने जीरोधा का अकाउंट खोल लिया है। आपको वहां पे कोई भी शेयर का नाम टाइप करना है। मैंने टाइप कर रहा हूँ, मुझे जो सामने दिख गया ड्रोन। ड्रोन को मैंने खोला। हाँ। और उसके चार्ट्स को आपको खोलना है। वहां पे आपको FX करके जो इंडिकेटर्स लगाने का दिख रहा है, आपको वहां जाना है और इंडिकेटर में आपको RSI लिखना है और RSI को आपको लगा देना है 70-30 वाला। ओके। और कौन से लगते हैं 70-30 के अलावा? इसमें 80-20 भी लग जाएगा। हमको 70-30 का लगाना है। 70-30 का लगाना है। इसकी डिटेल में जानकारी में आपको RSI 70-30। जी। आपके पास जो शेयर है, आप अपने ऐप में जाइए, जैसे इनके पास जीरोधा की ऐप है, उसमें गए, आपने शेयर का नाम डाला, आपके कंपनी का नाम डाला और आप जाइए RSI में और 70-30 का RSI लगा दीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके। और इसमें इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि जब भी 70 के ऊपर RSI जाएगा पर्टिकुलर स्टॉक का, मतलब वो ओवरबॉट सिचुएशन में है और उसमें बायर्स बहुत आ गए हैं, कभी भी सेलिंग आ सकती है। ठीक है। अच्छा। और 30 के नीचे जब भी जाएगा, मतलब वो ओवर सोल्ड सिचुएशन में है, कभी भी बायर अंदर आ सकते हैं अगर वो एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। तो जो वो 30 के पास है वो सपोर्ट लेवल के पास है? सपोर्ट लेवल के पास है, राइट। देखिए, आप मैं थोड़ा सा मेरे तरीके से बता दूं, बिल्कुल, जो मैंने समझा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आपका शेयर का नाम मालूम है, ठीक। आपके पास आपकी ऐप है, या जहां भी आपका डीमेट अकाउंट है, जो भी कंपनी की ऐप है, जेरोधा में है मान लीजिए आपके पास, आप जेरोधा में गए, आपने कंपनी का नाम डाला, आप RSI इंडिकेटर डालिए, तो 30-70 का इंडिकेटर लगाइए, और अगर 30 के ऊपर है, मान लो 40 पे है, तो क्या करना? 40 पे है मतलब वो एक रेंज में चल रहा है, मतलब सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग की अगर आप ड्रोन का चार्ट खोलेंगे, डे चार्ट, अगर वहां पे आप देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा उसको जूम आउट इन करेंगे तो आपको दिखेगा 22 अप्रैल 2024 का आप कैंडल अगर देखेंगे, वहां पे RSI 70 के ऊपर गया था। मतलब लोग बेचना चालू करेंगे वहां से। हाँ हाँ हाँ।
70 के ऊपर आरएसआई गया मतलब लोग बेचना चालू करेंगे, आप प्रॉफिट बुक करो। हाँ, अगर वहां पे आप बुक कर लेते तो वहां से वापस से शेयर नीचे आया था, मतलब एक हाई लगाया था 290 का और नीचे आया था 229 पे। और 30 पे है या 30 के नीचे जा रहा है तो शेयर बेचना नहीं है। हाँ, बेचना नहीं है, बाइंग होगी वहां से चालू। वहां आप अगर कोई आपके पास अच्छी कंपनियां हैं तो लॉन्ग टर्म के हैं तो आप बाय करते ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि आप कैंडल देखेंगे 19 जून 2024 की कैंडल, यहाँ पे भी 70 के ऊपर आरएसआई गया और आरएसआई जाने के बाद स्टॉक ने हाई लगाया 387 का और वहां से नीचे आ गया 335। अब वो सब छोड़ो, आप अब वो आप करते रहना। आरएसआई में गए, करेक्ट, आरएसआई लगाया, करेक्ट, 70 के आसपास है तो बेचना है, बिल्कुल 30 के आसपास है तो लॉन्ग टर्म है तो खरीदना है, जी जी और अगर शॉर्ट टर्म है तो ठंड रखना है। जी जी जी। अगर 70 के ऊपर आरएसआई जा रहा है, इतनी सिंपल टेक्निक रखिए, ठीक है। आप बहुत बार ये चीज गलत भी हो सकती है, ज्यादा बार गलत नहीं होती है, 70 to 80% टाइम्स ये करेक्ट जाता है, लेकिन क्या होगा इससे आपका एक रूल बन जाएगा और आप पैसे ज्यादा रोटेट कर पाओगे। हाँ, मतलब कैपिटल आपकी बढ़ती जाएगी, मतलब जो और इनडिसीजन रहता है कि आप इनडिसाइसिवनेस जो रहती है कि हम बेचें नहीं बेचें, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये जो टेक्निकल चीज रोहित जी बता रहे हैं आपको, आप अपने शेयर को देखिए कहाँ, जिस ऐप के माध्यम से आप खरीद रहे हैं, और वहां जाइए, आरएसआई टाइप कीजिए, आरएसआई के सेक्शन में जाइए और 70-30 में जाइए, 30-70। 30 मतलब आपके पास बायर्स ज्यादा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और 70 मतलब सेलर्स ज्यादा है, तो वो सेलर में आप भी शामिल हो जाओ और बेच दो। राइट। और 30 में अगर बायर 30 के आसपास हो और आपके बहुत अच्छे कंपनी के शेयर है तो खरीदते जाओ खरीदते जाओ, ठीक है। वो 30 से ऊपर जाएगा, खरीदना कब बंद करना है? जब 70 पहुंच जाए तब आपको बेचना है। हाँ। ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं देता हूँ क्रोनॉक्स का, जो हमने आपको क्रोनॉक्स, इसमें कई लोगों को क्रोनॉक्स का भी दर्द है, सुनो भैया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने इसमें हाई कैसे पकड़ा। एक्चुअली हमने 200 रुपए पे एग्जिट करवाए थे, मतलब 50% शेयर बोला था, 200 रुपए पे एग्जिट, उसका जो हाई था वो 202 रुपए था, करेक्ट। तो अगर आप चेक करोगे जिस दिन ये 202 रुपए गया था, तो ये कलाकारी आप यहां से करते हो 70-30 से। जी 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 जी। तो जो आपके एकदम प्रेडिक्शन सही आते हैं तो उसमें आप चार्ट देखने के अलावा आप आरएसआई देखते हो, करेक्ट। तो इसका अगर आप आरएसआई चेक करोगे उस दिन का, मतलब 11 सितंबर 24 का, जब वो 202 रुपए गया था, तो उसका आरएसआई 71 के आसपास गया था और वहां से वो स्टॉक वापस से गिरना चालू हुआ था। अच्छा, तो आप वो जो बताते हो कि कल बढ़ेगा जी, वो 30 के आसपास रहता है तब आप पकड़ते हो उसको। जी जी जी, स्टॉप लॉस से जी, थोड़ा सा भी नीचे गया करेक्ट, कि वहां बाइंग चालू हो जाती है। बाइंग चालू हो जाती है अगर शेयर अच्छा है तो। हाँ, उसके अलावा आप फंडामेंटल्स देखते हो, पिछले 5 साल के मार्जिन देखते हो, पिछले 5 साल का टर्नओवर देखते हो, ग्रॉस प्रॉफिट उसका कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, कंपनी की बोरोइंग तो है नहीं है, कम है, एफआईआई देखते हो, डीआईआई देखते हो, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन कम तो नहीं हुआ, ये सब चीजें आप देख, अरे ये सब सीख जाएंगे। 52 हफ्ते की हमने बात की है ना, 52 सप्ताह था। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं कि शो बंद मत करना। कुछ थोड़े से लोग जो हैं जो आपको ट्रोल किए जिन्होंने, उनकी वजह से शो मत बंद करना, ऐसा 95% लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं भी आपसे यूनियन लीडर होने के नाते रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शो आप कंटिन्यू रखिए। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे आरएसआई क्या है, 70-30 क्या है, 30 पे आना है तो खरीदना है, 70 पे जाते ही बेच देना है, प्रॉफिट बुक करना है। और लॉन्ग टर्म है तो आपने एक आपको सूत्र बताया ही है कि डबल प्रॉफिट हो गया तो 5% बाहर हो जाओ, फिर और बढ़ गया फिर 5% बाहर हो जाओ लॉन्ग टर्म में, राइट। ओके, अब ये तो आपने बताया कि कंफ्यूजन ये आरएसआई से दूर करना है। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और आरएसआई अगर देखना है तो वो जो भी ऐप से आप खरीदी कर रहे हैं डीमेट अकाउंट में, वहां जाइए, कंपनी का नाम टाइप कीजिए, आरएसआई टाइप कीजिए, आरएसआई सेक्शन में जाइए और 70-30 पे जाइए तो चार्ट दिखाएगा 70 कब क्रॉस कर रहा है, 30 के नीचे कब आ रहा है, 30 के नीचे आएगा तो खरीदी चालू कर दीजिए, 70 के ऊपर आ जाएगा तो बेच दीजिए, बहुत अच्छा है तो थोड़े बहुत बेचिए, और शॉर्ट टर्म है तो पूरे बेच। बिल्कुल बिल्कुल,
ये बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, मैं सही समझाऊं? ये इतना कोई टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन ये एक रूल अगर आप बना लेंगे तो पैसा रोटेट ज्यादा होगा। मेरी 1 करोड़ की कैपिटल है अगर, तो वो टर्नओवर मेरा 3 करोड़ 4 करोड़ पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार प्रॉफिट बुकिंग करी है और बार बार आरएसआई को देख के हाई पकड़ा है। तो मैंने आपको पिछले लाइव में एक एग्जांपल दिया था कि आपने 1 लाख रुपए का कोई शॉर्ट टर्म के लिए शेयर लिया और उसमें आपने 15,000 प्रॉफिट बुक कर लिया, 15% आपको प्रॉफिट हो गया 1 महीने में, 15 दिन में, और फिर आपने 1,15,000 रुपए फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर आपको प्रॉफिट हो गया अगले 1 महीने में या 15 दिन में 20,000 रुपए। तो आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए से 1,35,000 हो गई 1.5 महीने में, 2 महीने में। और अगर आप साल भर में उसको 5 या 6 बार या 10 बार रोटेट करते हैं तो 1 लाख की कैपिटल आपकी 1 साल में ही 3 लाख रुपए हो गई। राइट। तो आपका कितने प्रतिशत मुनाफा हो गया? दिस इज कैपिटल इंक्रीमेंट। करेक्ट। जो पुराने लाइव शो में रोहित ने बताया कि हमें 2 चीजों पर ध्यान देना है, कैपिटल कैसे बढ़ाना है, वेल्थ कैसे बढ़ाना है। वेल्थ और कैपिटल पर मैंने पिछले लाइव शो में भी बात की थी और मैंने जैसा आपको वायदा किया है, दीपावली के बाद हम इस पर एक कंप्लीट सेशन लाएंगे, कैपिटल क्रिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन। राइट। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, आपने अभी तक जिन शेयर्स पर चर्चा की है जी, बीएसई, सीडीएसएल, मयूर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एनसीसी, सर्वोटेक, सनस्टार, क्रोनॉक्स, मैनकाइंड, इंडो अमाइंस, जी, रत्नवीर, यूडीएस, एसएसडीएल, यथार्थ, नेटवेब, अनंतराज, पिक्स ट्रांसमिशन, जी, आईपीओस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन्वायरोटेक, क्रॉस, इंटर आर्च, गाला प्रिसीजन, केआरएन हीट। राइट। तो इन शेयर्स की सूची आपके पास है ही, मैं आपको फिर से भेज दूंगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसके पूरे सभी के आप सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखिए, आप तो देखेंगे ही, लेकिन उन शेयर्स के बारे में आप जरूर बताइए अगले 2-3 सेशन जो भी हमारे लाइव के होंगे, जहां आपको अलर्ट देना है जी, कि बिल्कुल। भैया ये आप बेच के बाहर हो जाइए, करेक्ट। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, करेक्ट। या इसके उलट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आप वहां भी अलर्ट कर दीजिए कि भैया ये शेयर्स आप रख लीजिए, ये बहुत जबरदस्त जाने वाला है। जी, जी, अभी तक तो मैंने ये मैं जितने भी बताए आपसे एक्सपेक्ट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ व्यूअर्स। Sure. नंबर 1 ये, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं, केवल शेयर्स के नाम आप लिख दीजिए और उसमें क्या स्टॉप लॉस लगाना है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 सप्ताह में थोड़े थोड़े शेयर्स के बारे में, कंपनीज के बारे में आपको बताते जाएंगे। विथ ऑल दिस आई एम एंडिंग अप दिस सेशन। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।